हेलो डियर स्टूडेंट, जैसा कि आप लोग जानते हैं बिहार बोर्ड 12th का एग्ज़ाम बहुत जल्द स्टार्ट होने वाला है। इसलिए हम लोग बिहार बोर्ड के स्टूडेंट्स को और एग्ज़ाम को ध्यान में रखते हुए 5 मार्क्स का जो इम्पोर्टेंट डेरिवेशन है, जो कि आपके एग्ज़ाम में बार बार पूछा जाता है जाएगा, उन्हीं के बारे में हम लोग यहाँ पे डिस्कस करेंगे। तो आइए हम लोग देखते हैं। तो सबसे पहला हम लोग बात करेंगे द्विध्रुव के बारे में, ठीक है, यानी कि डाइपोल के बारे में हम लोग सबसे पहले बात करेंगे। डाइपोल से रिलेटेड 3 डेरिवेशन जो है वो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। सबसे पहला कि डाइपोल के एक्सियल लाइन पे, यानी कि अक्षीय स्थिति पे उसका इलेक्ट्रिक फील्ड फाइंड करना, विद्युत क्षेत्र फाइंड करना। दूसरा है उसके निरक्षीय स्थिति, यानी कि लाइन पे, इक्वेटोरियल लाइन पे। और तीसरा होता है आपका किसी भी पोजीशन पे इलेक्ट्रिक फील्ड का वैल्यू क्या होता है, ये फाइंड करना। तो अभी सबसे पहले हम लोग देखेंगे कि डाइपोल के एक्सियल लाइन पे, सबसे पहले क्या देखेंगे, डाइपोल के एक्सियल लाइन पे इलेक्ट्रिक फील्ड का वैल्यू क्या होता है। द्विध्रुव के अक्षीय रेखा पर विद्युत क्षेत्र का मान, सबसे पहला यह देखेंगे हम लोग। डाइपोल जो है, जब इक्वल एंड अपोजिट चार्ज एक दूसरे से बहुत ही कम दूरी से सेपरेटेड होता है तो उस सिस्टम को हम लोग डाइपोल कहते हैं। ये हो गया डाइपोल में एक निगेटिव चार्ज, इधर हो गया डाइपोल में एक पॉजिटिव चार्ज, और ये जो बीच में एक पॉइंट है ओ, वो हो गया डाइपोल का सेंटर। ठीक है, सेंटर से दोनों चार्ज सेम डिस्टेंस पे होता है, तो हम लोग ए यहाँ पे ले लिए, यानी कि डाइपोल के दोनों चार्जों के बीच का जो दूरी है वो हो गया टोटल 2a। यहाँ पे डाइपोल मोमेंट कितना होगा, यानी द्विध्रुव आघूर्ण कितना होगा, कि डाइपोल मोमेंट को हम लोग p वेक्टर से डिनोट करते हैं, और p वेक्टर इक्वल टू होगा, दोनों में से एक चार्ज ले लो और दोनों के बीच का डिस्टेंस, दैट मीन्स इतना हो जाएगा डाइपोल मोमेंट। और इसका डायरेक्शन किधर होता है, तो निगेटिव चार्ज टू पॉजिटिव चार्ज। ये हो गया डाइपोल मोमेंट का डायरेक्शन। ठीक है, अब ये जो लाइन है, इस लाइन को कहते हैं हम लोग एक्सियल लाइन, यानी कि अक्षीय रेखा, यानी कि दोनों डाइपोल के दोनों चार्ज को जो मिलाने वाला लाइन होता है उसी को हम लोग क्या बोलते हैं, एक्सियल लाइन, यानी इक्वेटोरियल, यानी कि अक्षीय रेखा कहते हैं। इस अक्षीय रेखा पर ये जो इसका सेंटर है, सेंटर से मान लीजिए r दूरी पे कोई एक पॉइंट है, यहाँ पे पॉइंट p, सॉरी p नहीं नाम देते हम लोग इसको a नाम देते हैं, क्योंकि p तो हमने डाइपोल मोमेंट को बोला है, इसीलिए a देते हैं इस पॉइंट को नाम। ठीक है, ये पॉइंट है a, जो कि इसके सेंटर से r दूरी पर है। कितने दूरी पर है, r डिस्टेंस पर है, सेंटर से r डिस्टेंस पर एक पॉइंट है, पॉइंट a। इस पॉइंट a पे आपको इलेक्ट्रिक फील्ड का वैल्यू कैलकुलेट करना है। इस पॉइंट a पे क्या करना है, आपको इलेक्ट्रिक फील्ड का वैल्यू कैलकुलेट करना है। तो सबसे पहले यहाँ पे देखिए, यहाँ पे एक प्लस चार्ज से इस यहाँ तक का दूरी जो है, डिस्टेंस, वो कितना होगा। तो देखिए सबसे पहले यहाँ से यहाँ तक का दूरी r है और ये दूरी है a, तो r में से अगर a को हटा देते हैं तो ये डिस्टेंस मिलता है, तो यानी ये डिस्टेंस हो गया r माइनस a। ठीक है, ये जो माइनस चार्ज है, माइनस चार्ज से यहाँ तक का दूरी कितना होगा, तो देखिए यहाँ से यहाँ तक का डिस्टेंस है r और ये डिस्टेंस है a, तो दैट मीन्स r प्लस a करेंगे तो ये डिस्टेंस मिल जाएगा। तो ये डिस्टेंस आपका कितना है, r प्लस a है। सबसे पहले आप देखिए, इस प्लस चार्ज की वजह से यहाँ जो इलेक्ट्रिक फील्ड होगा, तो देखिए पॉजिटिव चार्ज है, पॉजिटिव चार्ज से की वजह से जो इलेक्ट्रिक फील्ड होता है वो बाहर की ओर होता है। दैट मीन्स इसकी वजह से जो यहाँ इलेक्ट्रिक फील्ड होगा उसका डायरेक्शन किधर होगा, इस डायरेक्शन में होगा। तो चलिए इसको हम लोग नाम दे देते हैं ई प्लस। ठीक है, और ये जो निगेटिव चार्ज है, निगेटिव चार्ज की वजह से इलेक्ट्रिक फील्ड का डायरेक्शन किधर होगा, इधर होगा, तो इसको हम लोग नाम दे देते हैं ई माइनस। ठीक है, दोनों का डायरेक्शन जस्ट अपोजिट है एक दूसरे के। ठीक है, दोनों वेक्टर क्वांटिटी है। अब सबसे पहले हम लोग कैलकुलेट करते हैं यहाँ पे ई प्लस का वैल्यू कितना होगा, यानी ई प्लस का मैग्नीट्यूड हम लोग सबसे पहले से फाइंड करते हैं, क्योंकि डायरेक्शन तो हमें पता है कि इधर और इसका डायरेक्शन इधर है। ई प्लस का मैग्नीट्यूड यानी कि इसका परिमाण कितना होगा वो फाइंड करते हैं। तो ई प्लस बराबर यहाँ पे क्या हो जाएगा, तो सबसे पहले 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट, चार्ज कौन से चार्ज की वजह से ई प्लस है, प्लस क्यू की वजह से, इसीलिए क्यू, डिवाइडेड बाय डिस्टेंस कितना है यहाँ से यहाँ तक का, तो r माइनस ए, तो r माइनस ए का स्क्वायर कर देते हैं। ये हो गया ई प्लस का वैल्यू, और इसका डायरेक्शन किधर है, तो टुवर्ड्स ओ टू ए बोल सकते हैं। उसी तरह से अब ई माइनस आप कैलकुलेट कीजिए, तो ई माइनस कितना होगा, तो 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट, ई माइनस हो गया निगेटिव चार्ज की वजह से, चार्ज तो उतने है क्यू, डिवाइडेड बाय डिस्टेंस कितना है ये, तो r प्लस ए है। देखिए यहाँ पे हम लोग चार्ज को माइनस में नहीं लिखा, क्यों, क्योंकि यहाँ माइनस और प्लस तो सिर्फ डायरेक्शन बताएगा, और डायरेक्शन हमने पहले ही ले लिया कि इसका डायरेक्शन किधर है भाई, तो इस डायरेक्शन में, यानी ए टू ओ, यानी ए से ओ की ओर। ठीक है, नेक्स्ट स्टेप आगे बढ़िए।
अब इस जगह पे आपको नेट इलेक्ट्रिक फील्ड कैलकुलेट करना है। तो नेट इलेक्ट्रिक फील्ड कैसे कैलकुलेट करते हैं? तो दोनों इलेक्ट्रिक फील्डों का अब हम लोग क्या करेंगे, यहाँ पे वेक्टर सम करेंगे। तो वेक्टर सम जब यहाँ पे करते हैं तो देखिए यहाँ पे बेसिकली क्या है, इसका डायरेक्शन इधर और इसका डायरेक्शन इधर है, ठीक है। तो उस जगह पे पॉइंट ए पे नेट इलेक्ट्रिक फील्ड यानी कि कुल विद्युत क्षेत्र बराबर क्या हो जाएगा, यानी ई बराबर वेक्टर के रूप में अगर आप लिखते हैं तो आपको सिंपली लिखना होगा कि ई प्लस वेक्टर प्लस ई माइनस वेक्टर। बट यहाँ पे देखिए दोनों एक दूसरे के जस्ट अपोजिट डायरेक्शन में है। तो अगर मैं ई का मैग्नीट्यूड का बात करूंगा तो उसमें से क्या होगा, इसमें से इसको घटा सकते हो या इसमें से इसको घटा सकते हो, ठीक है। तो कोई एक चूज कर सकते हो आप। तो चलो यानी कि यहाँ पे हम लोग को ई का परिमाण अगर निकालना है सिर्फ, तो यानी ई बराबर हम लोग यहाँ क्या लिखेंगे, ई प्लस माइनस ई माइनस। तो अब देखिए यहाँ ई प्लस में से ई माइनस को हम लोग खत्म कर रहे हैं, घटा रहे हैं। तो इसका मतलब इसका जो डायरेक्शन होगा वो किधर हम लोग मान चुके हैं, ई प्लस की ओर। इसका डायरेक्शन किधर हो जाएगा तब, ई प्लस की ओर। तो किस ओर हो जाएगा ये, ओ से ए की ओर, ओ से ए की ओर। ये हो गया इसका डायरेक्शन, ठीक है। ये सिंपली कुछ इस तरह से है कि अगर यहाँ पे आपके पास एक ऑब्जेक्ट रहता है, ठीक है, उस पे इधर से आप 10 न्यूटन का फोर्स लगा और इधर से 5 न्यूटन का फोर्स लगा, तो ओवरऑल इस पे लगने वाला फोर्स का डायरेक्शन किधर हो गया, इधर की ओर हो गया 5 न्यूटन। तो आपने क्या किया, यहाँ सिंपली 10 में से 5 को घटा दिया। तो वही काम मैंने यहाँ पे किया है, ठीक है। तो चलिए अब आगे बढ़ते हैं हम लोग। तो अब ई बराबर हमारा क्या हो जाएगा, ई प्लस। तो ई प्लस का वैल्यू देखिए कितना है, 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट क्यू डिवाइडेड बाय आर माइनस ए का होल स्क्वायर माइनस 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट क्यू डिवाइडेड बाय आर प्लस ए का होल स्क्वायर। ओके, अब आगे बढ़िए इधर। तो देखिए यहाँ पे q और 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट कॉमन है, तो इसको बाहर निकाल लेते हैं। q/4 पाई एप्सिलॉन नॉट कॉमन होके बाहर हो गया, तो भीतर में क्या बचा, 1 माइनस आर, 1 डिवाइडेड बाय आर माइनस ए का स्क्वायर माइनस 1 बाय आर प्लस ए का होल स्क्वायर। आगे बढ़िए, q डिवाइडेड बाय 4 पाई एप्सिलॉन नॉट, दोनों का जब आप एलसीएम लेंगे तो आपको मिलेगा यहाँ पे क्या, सिंपली मल्टीप्लाई हो जाएगा। तो मल्टीप्लाई होने से क्या हो जाएगा, आर स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर का होल स्क्वायर हो जाएगा। अब ये कैसे आया यहाँ पे, इसको थोड़ा सा आप लोग इधर मैं साइड में समझा देता हूँ, फिर इसको मैं हटा दूंगा यहाँ से। तो नॉर्मली देखिए दोनों गुना हो रहा है, तो सबसे पहले लिखिए आप आर माइनस ए का स्क्वायर है, तो यानी आर माइनस ए इंटू आर माइनस ए, फिर आर प्लस ए इंटू आर प्लस ए। तो यहाँ पे क्या हो रहा है, इस दोनों को अगर गुना करेंगे तो वही ए माइनस बी और ए प्लस बी का फॉर्मूला पर आ जाएगा, ए माइनस बी इंटू ए प्लस बी, तो ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, यानी ये दोनों खत्म होकर क्या बन गया, आर स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर। फिर ये दोनों को भी मल्टीप्लाई करेंगे तो यही टर्म आएगा, तो दो दो बार ये टर्म आ रहा है, तो यानी क्या हो जाएगा, सिंपली इसका स्क्वायर हो जाएगा। क्लियर है बात? तो यही चीज यहाँ पे होता है, ठीक है। आगे बढ़िए, तो जब हमने यहाँ पे कर दिया, तो अब देखिए इसको अब यहाँ पे क्या करना पड़ेगा, इससे डिवाइड करना पड़ेगा। तो आपको क्या मिलेगा, आर माइनस ए का होल स्क्वायर मिलेगा। तो आर प्लस ए का होल स्क्वायर मिलेगा, उसको डाल दो यहाँ पे माइनस, फिर इससे इसको डिवाइड करो तो क्या मिलेगा, आर माइनस ए का होल स्क्वायर, आर माइनस ए का होल स्क्वायर। अब चलो भीतर में सॉल्व करते हैं हम लोग। q डिवाइडेड बाय 4 पाई एप्सिलॉन नॉट आर स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर प्लस 2ar, और इधर क्या हो जाएगा, माइनस आर स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर, और यहाँ पे माइनस 2ar होना चाहिए था, तो माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, तो प्लस 2ar डिवाइडेड बाय आर स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर का होल स्क्वायर। अब चलिए ये खत्म, ये खत्म, तो बचा क्या भीतर में, q डिवाइडेड बाय 4 पाई एप्सिलॉन नॉट, और ब्रैकेट के भीतर में क्या क्या बचा, 4ar डिवाइडेड बाय आर स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर का होल स्क्वायर। क्लियर है यहां तक सबका? आई थिंक सभी का यहां तक क्लियर होगा। अब हम लोग आगे बढ़ते हैं। यदि ऐसा हो जाए, नॉर्मली ये है तो डाइपोल आपका, तो डाइपोल के केस में क्या होता है कि उसका जो दोनों चार्ज के बीच का डिस्टेंस होता है वो बहुत ही छोटा होता है, ठीक है।
तो अगर यहाँ पे ऐसा हो जाए कि ये जो आर था यानी कि डाइपोल के सेंटर से वो पॉइंट जहाँ पे कि हम लोग को इलेक्ट्रिक फील्ड फाइंड करना था, उसका डिस्टेंस जो है डाइपोल के दोनों चार्जों के बीच के डिस्टेंस से अगर ज़्यादा हो जाए, तो आपका ये जो इक्वेशन है ये क्या हो जाएगा तब? तो उसमें देखिए जहाँ पे आर स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर है, उसका वैल्यू अप्रॉक्सीमेटली आर स्क्वायर के बराबर हो जाएगा। तो आपका जो इक्वेशन है ई बराबर वो क्या हो जाएगा, क्यू बाय 4 पाई एप्सिलॉन नॉट, क्यू बाय 4 पाई एप्सिलॉन नॉट 4 AR डिवाइडेड बाय आर पे पावर 4 हो जाएगा। अब यहाँ पे एक गो आर और इसका एक गो आर खत्म हो गया, तो बचा क्या यहाँ पे, क्यू बाय 4 पाई एप्सिलॉन नॉट 4A आर क्यूब। अब आप एक काम कीजिए, ये जो 4 है इसको 2 इंटू 2 लिख सकते हैं, तो एगो 2 को बाहर भेज दीजिए और इसको लिखिए q इंटू 2a, ऐसे लिख सकते हैं हम लोग, डिवाइडेड बाय 4 पाई एप्सिलॉन नॉट आर क्यूब। इसको रुक के 1 मिनट आप लोग सोच लीजिएगा, देख लीजिए 2 इंटू 2 4 हो गया, a तो a है ही, q तो q है ही, यहाँ पे बाकी सब कुछ वैसा ही है। अब आगे बढ़ते हैं यहाँ पे, तो यहाँ पे अब हमारे पास क्या होगा, E बराबर 2 इंटू, ये देखिए Q इंटू 2a को हम लोग P बोलते हैं, तो P डिवाइडेड बाय 4 पाई एप्सिलॉन नॉट आर क्यूब हो जाएगा। ओके, अब देखिए, और इसका डायरेक्शन किधर से किधर होगा, तो शुरू में ही हम लोग देख लिए थे कि E का डायरेक्शन किधर से किधर होता है, O से A की ओर, O से A की ओर, O से A की ओर। अब आगे बढ़ते हैं हम लोग, तो अब अगर हम इसको सदिश के रूप में लिखना चाहें, किस रूप में, वेक्टर फॉर्म में, तो देखिए नॉर्मली ये जो पी वेक्टर होता है, पी वेक्टर का भी डायरेक्शन किधर होता है, माइनस से प्लस की ओर, दैट मीन्स कि ओ से ए की ओर ही होता है। तो ये जो आपका ई वेक्टर है, इसको वेक्टर के रूप में अगर आप लिखते हैं सदिश के रूप में, तो क्या लिखाएगा, 2 पी वेक्टर डिवाइडेड बाय 4 पाई एप्सिलॉन नॉट आर क्यूब लिखाएगा। ओके, तो ये होगा आपका फाइनल आंसर, यानी कि वेक्टर फॉर्म में द्विध्रुव के वजह से अक्षीय रेखा पर विद्युत क्षेत्र का मान क्या होता है, तो E बराबर 2p डिवाइडेड बाय 4 पाई एप्सिलॉन नॉट आर क्यूब। ओके, चलिए अब अगला डेरिवेशन जो आता है हम लोग का, वो बोला जाता है कि निरक्षीय स्थिति में किसी डाइपोल के निरक्षीय, यानी डाइपोल दैट मींस द्विध्रुव के निरक्षीय स्थिति पर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता का मान क्या होगा। तो इसमें आपको क्या दिया जाएगा, जैसे आपसे क्वेश्चन क्या किया जाएगा, वो द्विध्रुव के केंद्र से r दूरी पर उसके निरक्षीय स्थिति पर विद्युत क्षेत्र का मान क्या होगा। दैट मीन्स यहाँ से r दूरी ऊपर, निरक्षीय स्थिति इसी को कहा जाता है, यानी यहाँ से r डिस्टेंस पे कोई पॉइंट है, पॉइंट P, इस पॉइंट P पर विद्युत क्षेत्र का मान क्या होगा, ये निकालना। चलिए, डाइपोल के दोनों चार्ज के बीच का दूरी मान लीजिए दिया हुआ है, ये है a और ये है a। अच्छा, यहाँ पे डाइपोल मोमेंट का डायरेक्शन क्या होगा, माइनस चार्ज से प्लस चार्ज की ओर, दैट मींस ये P होगा। और डाइपोल मोमेंट का वैल्यू तो आपको पता ही होता है, कितना होता है, Q इंटू 2a। वेरी गुड, ठीक है। चलिए, डाइपोल मोमेंट का वैल्यू कितना होता है, P बराबर Q इंटू 2a। आपको कहाँ बोला जा रहा है, विद्युत क्षेत्र निकालने के लिए इस पॉइंट में। तो आपको इसके लिए क्या क्या चाहिए, सबसे पहले यहाँ से यहाँ तक का दूरी चाहिए, ये डिस्टेंस चाहिए, और दूसरा आपको क्या क्या चाहिए, ये डिस्टेंस चाहिए और ये डिस्टेंस चाहिए। ओके, चलिए मान लेते हैं कि ये वाला एंगल कितना डिग्री है ना, थीटा डिग्री, क्योंकि बाद में इसका यूज होने वाला है, इसलिए हम लोग मान लेते हैं कि ये एंगल कितना डिग्री है, थीटा डिग्री। अब एक चीज देखिए, चूंकि यहाँ से यहाँ तक का डिस्टेंस और यहाँ से यहाँ तक का डिस्टेंस, दोनों डिस्टेंस सेम होगा, इसलिए ये दोनों एंगल भी क्या होगा, सेम होगा। ओके, अब चलिए इसका वैल्यू कितना होगा, सबसे पहले वो भी कैलकुलेट कर दीजिए। अगर ये ए है और ये आर है, तो ये दिखा रहा है आप लोगों को कि ये एक राइट एंगल ट्रायंगल है, और अकॉर्डिंग टू पाइथागोरस थ्योरम इसका वैल्यू कितना हो जाएगा, रूट अंडर आर स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर, और इसका वैल्यू कितना हो जाएगा, उतना ही आर स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर का रूट। ठीक, अब चलिए बात करते हैं सबसे पहले इस पॉइंट पे इलेक्ट्रिक फील्ड का वैल्यू। अच्छा, इस दोनों पॉइंट का कुछ नाम दे दीजिए, इसका नाम ए दे दीजिए, इसका नाम बी दे दीजिए, ठीक है। अब चलिए, इसकी वजह से यहाँ पे जो इलेक्ट्रिक फील्ड होगा, ये देखिए निगेटिव चार्ज है, तो निगेटिव चार्ज की वजह से हर हमेशा इलेक्ट्रिक फील्ड किधर होता है, टुवर्ड्स चार्ज। दैट मींस यहाँ पे इलेक्ट्रिक फील्ड का डायरेक्शन क्या हो जाएगा, इस डायरेक्शन में होगा। इसको ई माइनस नाम दे देते हैं, और इसकी वजह से यहाँ पे इलेक्ट्रिक फील्ड क्या होगा, इसका डायरेक्शन इधर ऊपर की ओर हो जाएगा, क्योंकि प्लस चार्ज से हमेशा दूर की ओर होता है, इसलिए ये हो गया ई प्लस। इस पॉइंट पे आप क्या कीजिए, दो परस्पर लंबवत लाइन, यानी एक दूसरे पे परपेंडिकुलर दो लाइन ड्रॉ कर दीजिए, एक जो कि डाइपोल एक्सिस के पर पैरेलल हो और एक
इस एक्सिस के परपेंडिकुलर वाला। ये दो लाइन यहाँ पे आप ड्रॉ कर दीजिए। अब देखिए, अगर ये एंगल थीटा है, ठीक है, ये एंगल अगर थीटा है तो ये एंगल भी कितना होगा, थीटा डिग्री होगा। और ये एंगल अगर थीटा है तो यहाँ पे ये एंगल भी कितना डिग्री होगा, थीटा डिग्री होगा। इस पॉइंट का नाम P है हमारा पहले से। अब चलिए, सबसे पहले इस पॉइंट पे, P पॉइंट पे E प्लस का वैल्यू फाइंड करते हैं और E माइनस का वैल्यू फाइंड करते हैं। तो E प्लस का जो वैल्यू है वो कितना होगा, 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q डिवाइडेड बाय इस दोनों के बीच का जो डिस्टेंस है उसका स्क्वायर, यानी R स्क्वायर प्लस A स्क्वायर हो जाएगा, क्योंकि रूट का स्क्वायर करेंगे तो रूट खत्म हो जाएगा। और E माइनस का वैल्यू कितना आएगा, तो देखेंगे आप तो इसका वैल्यू उतना ही आएगा, 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q डिवाइडेड बाय R स्क्वायर प्लस A स्क्वायर। यानी यहाँ पे E प्लस और E माइनस दोनों का मैग्नीट्यूड जो है वो सेम है, बट डायरेक्शन दोनों का क्या है, अलग अलग है। दोनों का डायरेक्शन क्या है, एक का E प्लस इधर है और E माइनस इधर है। अब चलिए एक काम करते हैं, E प्लस और E माइनस दोनों का तो समेशन करना होगा, क्योंकि यहाँ पे नेट इलेक्ट्रिक फील्ड आपको फाइंड करना है। समेशन करने से पहले आप क्या करें, यहाँ पे दोनों को कंपोनेंट फॉर्म में तोड़ दीजिए, दोनों को क्या कीजिए, इसके घटक के रूप में तोड़ दीजिए। अब सबसे पहले हम लोग बात करेंगे E प्लस का और उसके बाद E माइनस का। देखिए, तो E प्लस का यहाँ पे दो कंपोनेंट होगा। E प्लस का कितना कंपोनेंट होगा, दो कंपोनेंट। एक का तो डायरेक्शन इधर होगा, ये हो जाएगा E प्लस कॉस थीटा, E प्लस कॉस थीटा, और दूसरा हो जाएगा इस डायरेक्शन में E प्लस साइन थीटा। उसी तरह से E माइनस का भी दो कंपोनेंट, एक इधर और एक इधर। इधर वाला हो जाएगा E माइनस कॉस थीटा और इधर वाला कंपोनेंट हो जाएगा E माइनस साइन थीटा। यहां पे अब लिखेंगे, ये एक दूसरे को क्या करेगा, निरस्त कर देगा, यानी E माइनस साइन थीटा और E प्लस साइन थीटा दोनों देखिए एक दूसरे के जस्ट अपोजिट डायरेक्शन में है। और चूंकि क्या E प्लस का जितना वैल्यू होता है E माइनस का वैल्यू उतने होता है, और दोनों के साथ साइन थीटा मल्टीप्लाइड है, यानी दोनों का मैग्नीट्यूड यानी वैल्यू तो सेम है, बट डायरेक्शन क्या है, अपोजिट है, इसलिए ये दोनों क्या करेंगे, एक दूसरे को कैंसिल कर देंगे। तो वही चीज मैंने यहाँ पे लिखा है, E प्लस तथा E माइनस के द्विध्रुव के अक्ष के लंबवत घटक E प्लस साइन थीटा तथा E माइनस साइन थीटा बराबर हैं, किंतु विपरीत दिशा में, अतः यह एक दूसरे को क्या कर देंगे, निरस्त कर देंगे। अब देखिए, अब बचा क्या, E प्लस और E माइनस का इधर वाला घटक, यानी द्विध्रुव के अक्ष के समानांतर घटक। दोनों का दिशा क्या है, सेम है, और दोनों का वैल्यू भी क्या है, सेम है। अब इस पॉइंट पे जो इलेक्ट्रिक फील्ड का वैल्यू होगा वो क्या होगा, इस दोनों का समेशन हो जाएगा। अतः बिंदु P पर विद्युत क्षेत्र E बराबर क्या हो जाएगा, E प्लस कॉस थीटा जोड़ E माइनस कॉस थीटा। और किस दिशा में ये होगा, तो O से A की ओर। दिशा इसका क्या हो जाएगा, O से A की ओर, O से A की ओर। अब चलिए, दोनों का तो वैल्यू क्या है, एग्जैक्टली सेम है, इसीलिए हम लोग इसको क्या लिख सकते हैं, सिंपली लिख सकते हैं 2 इंटू E प्लस कॉस थीटा। क्योंकि देखिए E प्लस का जितना वैल्यू होता है E माइनस का वैल्यू उतना ही होता है, इसलिए आगे बढ़िए। तो E बराबर क्या हो जाएगा, 2 इंटू E प्लस का वैल्यू देखिए 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट, 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q डिवाइडेड बाय R स्क्वायर प्लस A स्क्वायर। अब ये जो बचा cos थीटा, एक काम कीजिए, यहां से देखिए cos थीटा का वैल्यू क्या होता है इस ट्रायंगल में, ये जो राइट एंगल ट्रायंगल है, दैट मींस AOP में देखिए cos थीटा बराबर क्या होता है, B बटे H, और B का वैल्यू कितना है, A, यानी cos थीटा की जगह यहां लिख सकते हैं A बटे H की जगह पे क्या लिखेंगे, ये लिखेंगे √R स्क्वायर प्लस A स्क्वायर। और कोई भी चीज अगर रूट में होता है ना, तो इसका मतलब ये है कि उस पे पावर कितना हुआ, 1/2। रूट का मतलब क्या होता है, पावर 1/2। इसीलिए इस चीज को हम यहां से लिख सकते हैं A/R स्क्वायर प्लस A स्क्वायर पे पावर 1/2। अब यहां से आपका E बराबर क्या हो गया, 2 इंटू Q इंटू A डिवाइडेड बाय 4 पाई एप्सिलॉन नॉट
और यहाँ देखिए आर स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर पे पावर 1 है और यहाँ पावर आधा है, यानी दोनों पावर जुड़ गया। ये हो जाएगा आर स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर पे पावर 1 प्लस 1/2 को हम लोग लिखते हैं 3/2, उस पर पावर हो गया 3/2, यानी ई का वैल्यू कितना आया, इतना आया। और ये जो टर्म यहाँ पे है 2QA, इसको हम लोग बोलते हैं P। 2QA को क्या बोलते हैं हम लोग, P बोलते हैं। अब आगे बढ़िए, तो E बराबर क्या हो जाएगा, P डिवाइडेड बाय 4πε0 R स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर पे पावर 3/2। क्लियर है बात यहाँ तक? आप लोग इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए, फिर हम लोग आगे बढ़ते हैं। ये फोटो हमारा वही प्रीवियस वाला है, हम उस इक्वेशन के अब आगे बढ़ते हैं। तो यहाँ पे हमारा अब देखिए वो जो इक्वेशन आया E बराबर P डिवाइडेड बाय 4πε0 R स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर पे पावर 3/2। अब हम लोग क्या करते हैं, आगे बढ़ते हैं। यदि मान लेते हैं यहाँ पे जैसे पहले माने थे, यदि ऐसा हो जाए R का वैल्यू बहुत बहुत बड़ा हो A से, तो हम लोग उस इक्वेशन को R स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर को अप्रोक्सीमेटली बोल सकते हैं ये कि R स्क्वायर। तो आपका वो जो इक्वेशन है वो कुछ इस तरह से लिखाएगा, E बराबर P डिवाइडेड बाय 4πε0 R स्क्वायर टू द पावर 3/2। अब ये पावर और पावर गुना हो जाता है, जब पावर के ऊपर में पावर होता है तो दोनों मल्टीप्लाई होता है, तो ये 2 खत्म हो जाएगा, यानी आपके पास क्या बचेगा, P डिवाइडेड बाय 4πε0 R क्यूब। देखिए इससे पहले जो हम लोग अक्षीय स्थिति में फाइंड किए थे, तो अक्षीय में क्या था, यहाँ पे 2P लिखा हुआ रहता था, और निरक्षीय में क्या हो जाता है, सिर्फ P है, P डिवाइडेड बाय 4πε0 R क्यूब है। इसी को अगर आप सदिश के रूप में लिखेंगे तो कैसे लिखा है, अच्छा देखिए इसका जो आपने डायरेक्शन वहां पे लिखा है क्या है, O से A की ओर है, यानी इसका डायरेक्शन किधर है, O से A की ओर। दैट मींस इस डायरेक्शन में इसका डायरेक्शन, विद्युत क्षेत्र का दिशा जो है वो O से A की ओर है। लेकिन ये जो द्विध्रुव आघूर्ण है इसका दिशा किधर है, A से O की ओर है। तो यहाँ सदिश के रूप में क्या लिखा जाता है, क्योंकि यहाँ देखिए ये P और E दोनों का डायरेक्शन अलग है। P का डायरेक्शन इधर से इधर की ओर है, लेकिन E का डायरेक्शन इधर से इधर है, यानी दोनों का डायरेक्शन एक दूसरे के जस्ट अपोजिट है। तो यानी जब वेक्टर फॉर्म में इसको लिखेंगे तो इसीलिए क्या करते हैं, एक माइनस साइन यहाँ पे इंट्रोड्यूस कर देते हैं, E बराबर -P डिवाइडेड बाय 4πε0 R क्यूब। तो ये कौन सा स्थिति में हो गया, निरक्षीय स्थिति में। ठीक है, तो निरक्षीय स्थिति में यहाँ पे क्या होता है, माइनस लगा हुआ होता है और 2 नहीं होता है, लेकिन अक्षीय स्थिति में क्या था, यहाँ पे माइनस नहीं था और यहाँ पे 2 था। अब देखिए अब अगला है, पूछा जाएगा द्विध्रुव के किसी भी स्थिति में विद्युत क्षेत्र का मान क्या होगा। जैसे कि यहाँ पे दिया हुआ एक द्विध्रुव है जिसका एक चार्ज है -Q, दूसरा चार्ज है +Q, दोनों के बीच का दूरी है 2a, और ये है उसका केंद्र यानी सेंटर ऑफ डाइपोल। यहाँ पे पॉइंट A है, पॉइंट B, पॉइंट A पे माइनस चार्ज और पॉइंट B पे प्लस चार्ज है। बोला गया इसके केंद्र से r दूरी पर एक बिंदु है, बिंदु P, जो कि द्विध्रुव के अक्ष के साथ थीटा डिग्री का कोण बनाया हुआ है। इस बिंदु P पे आपको क्या फाइंड करना है, विद्युत क्षेत्र का मान क्या होगा। ओके ठीक है, तो यहाँ पे क्या होगा, ये जो द्विध्रुव है इस द्विध्रुव का दिशा किधर से किधर होगा, द्विध्रुव आघूर्ण का दिशा इधर से इधर होगा, P होगा या नहीं। ठीक है, इस द्विध्रुव का दिशा किधर होगा, A से B की ओर। तो यहाँ पे इसका द्विध्रुव आघूर्ण कितना होगा, तो P बराबर हो जाएगा Q इंटू 2a, इतना होगा द्विध्रुव आघूर्ण का मान इसका। तो ये देखिए ये जो ये द्विध्रुव आघूर्ण है इसका दिशा किधर है, इधर से इधर की ओर है, इसका दिशा किधर से किधर है, माइनस चार्ज से प्लस चार्ज की ओर। अब देखिए ये जो द्विध्रुव है इसका भी 2 को घटक हो सकता है, ये जो द्विध्रुव है इस द्विध्रुव का भी कितना घटक होगा, 2 घटक। तो एक घटक तो इस अक्ष के दिशा में होगा, ये जो लाइन है यानी कि O से P तक का जो लाइन है, एक घटक तो O से P के दिशा में होगा और दूसरा घटक OP के लंबवत होगा। तो चलिए देखते हैं वो 2 घटक क्या है। तो एक घटक मैंने बोला कि इस दिशा में होगा, O से P के डायरेक्शन में होगा एक घटक। दैट मीन्स आपका एक घटक ये हुआ जिसमें ये पॉइंट हो गया ये पॉइंट हो गया A1 और ये पॉइंट हो गया B1। ठीक है, एक घटक तो ये हो गया। दूसरा घटक जो इसका होगा वो इसके लंबवत होगा, दैट मीन्स ये वाला घटक, दूसरा घटक ये होगा। तो ये हो गया B2 और ये हो गया A2। ठीक है, एक घटक ये हो गया। तो यानी कि ये जो द्विध्रुव आघूर्ण है, ठीक है, इसके 2 घटक हुए, एक तो इस डायरेक्शन में और दूसरा किस डायरेक्शन में, इस डायरेक्शन में। दैट मीन्स ये वाला जो घटक होगा इसका मान कितना होगा और इसका मान कितना होगा, ये अभी हमें फाइंड करना है। तो देखिए यहाँ पे एंगल थीटा है, तो ये वाला जो घटक होगा ये हो जाएगा P cos थीटा, यानी ये वाला घटक कितना हो जाएगा, P cos थीटा।
और ये वाला घटक कितना हो जाएगा, तो p साइन थीटा, ये घटक कितना हो जाएगा, p साइन थीटा। ठीक है, तो यानी द्विध्रुव आघूर्ण का अभी दो घटक हुआ, एक p cos थीटा, दूसरा p साइन थीटा। तो p cos थीटा जो है वो किधर है, OP के डायरेक्शन में है, और p साइन थीटा जो है वो OP के परपेंडिकुलर है। द्विध्रुव के दो घटक p साइन थीटा OP के लंबवत है तथा p cos थीटा OP के दिशा में है। ठीक है, तो ये वाला बात हो गया। अब देखिए एक मिनट, ये जो p साइन थीटा वाला है उसके लिए तो निगेटिव चार्ज यहां हो गया, पॉजिटिव चार्ज यहां हो गया। तो ये p साइन थीटा वाला जो घटक है, यानी कि मान लीजिए कि ये एक डाइपोल है A2B2 वाला, जिसका कि डाइपोल मोमेंट यानी द्विध्रुव आघूर्ण कितना है, p साइन थीटा है। तो उसके लिए ये वाला जो बिंदु है, ये कैसा बिंदु है, आपको सब कुछ को भूल जाइए, सिर्फ आप A2B2 याद रखिए और ये वाला लाइन को याद रखिए। तो मतलब इस द्विध्रुव आघूर्ण के लिए ये बिंदु जो है, ये कैसा बिंदु है, निरक्षीय बिंदु है। यानी p साइन थीटा के लिए बिंदु P जो है वो कैसा स्थिति है, निरक्षीय स्थिति है। p साइन थीटा के कारण P पर विद्युत क्षेत्र, यानी इसके कारण से यहां पे जो विद्युत क्षेत्र होगा उसका दिशा किधर होता है, तो देखिए p साइन थीटा का डायरेक्शन इधर है, और निरक्षीय पे क्या होता है, द्विध्रुव आघूर्ण के अपोजिट डायरेक्शन में होता है, यानी कि इस डायरेक्शन में हो जाएगा। ठीक है, किस डायरेक्शन में हो गया, तो इस डायरेक्शन। नाम देते हैं ई थीटा, इसको क्या नाम देते हैं हम लोग, ई थीटा। और इसका वैल्यू कितना होगा भाई, तो इसका वैल्यू कितना होता है, तो आप लोग बताइए कि निरक्षीय स्थिति का मान, निरक्षीय स्थिति पे विद्युत क्षेत्र का मान क्या होता था। देखिए माइनस साइन तो डायरेक्शन की वजह से लगता था, लेकिन मैग्नीट्यूड क्या होता था, तो P यानी कि द्विध्रुव आघूर्ण, तो यहां तो द्विध्रुव आघूर्ण P साइन थीटा है। ठीक है, द्विध्रुव आघूर्ण डिवाइडेड बाय 4 पाई इप्सिलॉन नॉट, तथा डिस्टेंस का क्यूब होता था, और डिस्टेंस यहाँ पे r है तो r क्यूब हो जाएगा। तो यहाँ पे द्विध्रुव आघूर्ण का मान इतना हो गया, जिसका दिशा डायरेक्शन इधर हो जाएगा। ये तो हो गया P साइन थीटा की वजह से। P cos थीटा की वजह से क्या होगा, अब उसका हम लोग बात करेंगे, किसका बात करेंगे, P cos थीटा के कारण से। ठीक है, तो अब यहाँ पे लिखेंगे, अब देखिए P cos थीटा के कारण जो होगा, ये पॉइंट जो है वो किस स्थिति में है, P cos थीटा के कारण से। P cos थीटा ये है, P cos थीटा के कारण से ये कौन सा स्थिति है, अक्षीय स्थिति है, और अक्षीय स्थिति पर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता का मान कितना होता है, तो 2p यानी कि 2 गुना द्विध्रुव आघूर्ण डिवाइडेड बाय 4 पाई इप्सिलॉन नॉट गुना r क्यूब। और इसका नाम हम लोग और इसका डायरेक्शन किधर होता है, तो द्विध्रुव आघूर्ण का जो दिशा होता है उसी दिशा में होता है, यानी इसका दिशा किधर हो जाएगा, इस दिशा में हो जाएगा। यानी इसको नाम दे दीजिए आप ई आर यहाँ पे। तो P cos थीटा के कारण P अक्षीय स्थिति पर है, तो उसकी वजह से विद्युत क्षेत्र का मान क्या हो जाएगा, 2p यानी P दैट मींस द्विध्रुव आघूर्ण, तो 2 गुना द्विध्रुव आघूर्ण बटे 4 पाई इप्सिलॉन नॉट गुना r क्यूब होता है। तो यहाँ पे द्विध्रुव आघूर्ण का मान कितना है, P cos थीटा, तो इसलिए 2 गुना P cos थीटा बटे 4 पाई इप्सिलॉन नॉट r क्यूब हो जाएगा। अब इस बिंदु पर विद्युत क्षेत्र का जब आपको मान निकालना है तो कैसे निकालेंगे यहाँ पे विद्युत क्षेत्र का मान, तो देखिए इस दोनों विद्युत क्षेत्र का जोड़ होना चाहिए यहाँ पे कुल विद्युत क्षेत्र। तो दोनों यहाँ पे देखिए, दोनों तो विद्युत क्षेत्र है, यानी दोनों सदिश राशि है और दोनों एक दूसरे के लंबवत है, तो दोनों का जो जोड़ होगा यानी कुल विद्युत क्षेत्र यहाँ पे वो क्या हो जाएगा, दोनों का सदिशीय रूप में जोड़। और जब दो वेक्टर यानी जब दो सदिश एक दूसरे के लंबवत होते हैं तो दोनों का जो जोड़ करने के बाद उसका परिमाण निकलता है, उसका फॉर्मूला क्या होता है, पहले के परिमाण का स्क्वायर प्लस दूसरे के परिमाण का स्क्वायर कर दो, फिर रूट कर दो उसका। तो हम लोग वही काम कर रहे हैं, यानी E बराबर क्या होगा, ई आर का स्क्वायर, यानी 2p cos थीटा बटे 4 पाई इप्सिलॉन नॉट r क्यूब का स्क्वायर। फिर ई थीटा, यानी ई थीटा का मान कितना है, P साइन थीटा बटे 4 पाई इप्सिलॉन नॉट r क्यूब, तो उसका भी हम लोग क्या कर दिए, यहाँ पे स्क्वायर कर देंगे। तो अब देखिए जब स्क्वायरिंग करेंगे, यहाँ पे देखिए P बटे 4 पाई इप्सिलॉन नॉट r क्यूब दोनों में है, तो कॉमन लेके बाहर कीजिए उसको, तो ये कॉमन लेके बाहर करेंगे तो स्क्वायर हो जाएगा, P स्क्वायर 4 पाई इप्सिलॉन नॉट r क्यूब का होल स्क्वायर।
चलिए, तो भीतर में क्या बच गया, तो यहाँ पे 2 cos थीटा का स्क्वायर यानी कि 2 स्क्वायर दैट मीन्स 4 cos स्क्वायर थीटा प्लस यहाँ क्या बचेगा साइन स्क्वायर थीटा। अब इसको सॉल्व कीजिए। जब हम इसको सॉल्व करेंगे तो देखिए ये वाला टर्म बाहर आएगा रूट से, तो सिंपली क्या बचेगा p/4 पाई एप्सिलॉन नॉट r क्यूब और इसके भीतर में क्या है, रूट के भीतर में देखिए 4 cos स्क्वायर थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा। तो चार में से एक गो cos को निकाल दो, तो एक गो cos स्क्वायर थीटा एक गो साइन स्क्वायर थीटा हो गया 1। बचेगा क्या 3 गो cos स्क्वायर थीटा, यानी यहां पे बच गया 3 cos स्क्वायर थीटा प्लस 1 बचा। ठीक है, तो यानी कि इस पॉइंट पे इलेक्ट्रिक फील्ड का जो वैल्यू होगा वो क्या होगा p/4 पाई एप्सिलॉन नॉट r क्यूब 3 cos स्क्वायर थीटा प्लस 1। तो इसी के साथ हमने अभी देखा कि द्विध्रुव की वजह से तीनों सिचुएशन में क्या क्या होता है इलेक्ट्रिक फील्ड, और उसका हम लोगों ने कैलकुलेशन किया। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है, ये थर्ड वन तो सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। ठीक है, इसको आप लोग आराम से 1-2 बार प्रैक्टिस करेंगे, आप सीख जाएंगे। ठीक है, इसको कॉपी में सिर्फ एक बार भी प्रैक्टिस करोगे आप लोग तो आप लोग सीख जाओगे। ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है। थैंक यू।